जुलाई 2018 को दिल्ली के बुरारी में एक ऐसी खबर आई थी। अब जिसने भी इस खबर के बारे में सुना, शौक रह गया था। बुरारी के संत नगर गली में एक घर के अंदर छत से एक दो नहीं बल्कि 10 लोगों के शव लटके हुए मिलते हैं, जबकि 11वां शव पास में ही फर्श पर पड़ा हुआ था। मरने वाले लोगों में वृद्ध महिला, बच्चे, पुरुष और जवान लड़कियां भी थी। मरने वाले लोगों के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप सटा हुआ था। यह खबर बाहर आते ही हड़कंप मच जाता है और लोग इस घर की ओर भागने लगते हैं। अफवाह उड़ने लगती है कि शायद किसी ने पूरे परिवार को मारकर लटका दिया है। जल्द ही पुलिस भी मौके पर आ जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आगे की जांच में पुलिस को घर से कुछ डायरी मिलती है, जिसमें पूरा केस आईने की तरह साफ हो जाता है और मरने वाले के वजह भी। तो आखिर 11 लोगों की मौत के पीछे की वजह क्या थी? घर से जो डायरी बरामद की गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था और अब इस केस घर की स्थिति क्या है, चलिए जानते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा क्या था पूरा मामला। अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम 2018 के मशहूर और रूह कपा देने वाली बुरारी कांड की बात कर रहे हैं, जिसमें पूरे भाटिया परिवार का सफाया कर दिया था। वैसे तो पड़ोसी इस परिवार को भाटिया परिवार के नाम से ही जानते थे, मगर असल में यह परिवार चूड़ाबंत परिवार मूल रूप से हरियाणा के टोहाना का रहने वाला था। मगर 20 से 25 साल पहले इस परिवार के मुखिया हरियाणा से दिल्ली आ जाते हैं और यहीं पर बिजनेस में लग जाते हैं। फिर एक बेटा और एक बेटी को छोड़कर पूरा परिवार यहीं आकर रहने लगता है। इस परिवार में एक ग्रोसरी का दुकान थी जो ठीक उनके घर के नीचे थी, जबकि पिछले कुछ सालों में इस परिवार ने तरक्की करते हुए अपना प्लाईवुड का बिजनेस भी जमा लिया था। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर 2007 में परिवार के मुखिया भोपाल सिंह का मौत हो जाती है। यह सामान्य मौत थी। पिता की मौत के बाद परिवार का छोटा बेटा ललित परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। सब कुछ समय के साथ आगे बढ़ रहा था। बात 1 जुलाई 2018 की है। ललित डेली आसपास के लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करता था। इसके अलावा परिवार की जो ग्रोसरी की शॉप थी वह भी सुबह सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुल जाया करती थी। यहाँ से लोग अक्सर दूध ले जाया करते थे। मगर 1 जुलाई 2018 को पास के ही रहने वाले गुरुचरण सिंह रोज की तरह ललित के घर के पास आते हैं। तो देखते हैं कि आज ललित मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए घर से बाहर नहीं निकला है। इसके अलावा बरसों बाद ऐसा था कि सुबह सुबह ललित की दुकान नहीं खुली थी। यह पूरा परिवार अपने धार्मिक प्रवृत्ति और समय की पाबंदी के लिए मशहूर था। ऐसे में ललित का मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं उठना और दुकान का बंद रहना गुरुचरण सिंह को थोड़ा खटकता है और वह घर के अंदर जाकर देखने का फैसला करते हैं। जब कुछ कदम घर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है और जैसे ही गुरुचरण सिंह दरवाजे की अंदर की तरफ जाते हैं तो उनके पैरे तले जमीन खिसक जाती। वह देखते हैं कि घर के हॉल में छत से घर के सभी सदस्य फंदे के सहारे लटक रहे हैं, जबकि घर के सबसे बूढ़ी यानी कि ललित की मां पास में ही फर्श पर पड़ी हुई है। यह नजारा देखकर गुरुचरण सिंह का होश उड़ जाते हैं और वह चिल्लाते हुए बाकी लोगों को आवाज भी देते हैं। आवाज सुनकर बाकी लोग भी मदद के लिए आ जाते हैं। सभी अंदर का नजारा देखकर हिल जाते हैं। अगले ही मिनट पुलिस को फोन किया जाता है और बस कुछ ही मिनट के अंदर पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इस परिवार में कुल 11 लोग थे। पुलिस वाले जब आते हैं तो देखते हैं कि परिवार के 11 सदस्य अब मर चुके हैं। मरने वाले लोगों में 2 पुरुष, 6 महिला और 2 युवा थे। मरने वाले लोगों में से 2 को छोड़कर सभी के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। लगभग पूरे मुंह पर कपड़ा लपेटा गया था, कान में कॉटन डाली हुई थी और सभी के गले में फांसी का फंदा डाला हुआ था। इसके अलावा एक महिला की लाश बगल में पड़ी हुई थी, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। पहले ही नजर में साफ हो रहा था कि परिवार के 11 में से 10 लोगों की मौत फंदे से लटकने की वजह से हुई है और वृद्ध महिला की मौत संभवतः जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है। घटना की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ही पुलिस वाले मदद के लिए और पुलिस वालों को बुलाते हैं और फिर सभी के शव को फंदे से उतार कर परीक्षण किया जाता है। डॉक्टर द्वारा मौके पर ही पुष्टि कर दी जाती है कि इनमें से कोई भी जीवित नहीं है। फिर उन सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर 11 लोगों की मौत की खबर मीडिया में आते ही तरह तरह की बातें उठने लगती है। सबसे पहले शक जताया जाता है कि शायद लुटेरों ने रात में इस घर का थावा बोल दिया और लूटपाट करने से पहले घर के सभी
सदस्यों की हत्या कर दी। मगर बहुत जल्द ही इस दावे से पुलिस इनकार कर देती है, क्योंकि घर के अंदर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिससे लूटपाट का अंदेशा जताया जा सके। पुलिस वालों के अलावा घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। भाटिया परिवार के कुछ जानने वाले लोग दिल्ली के दूसरे इलाके में रहते थे। कल ही उन लोगों को भी इस बात की खबर पहुंचाई जाती है और वह भी यहां तक आ जाते हैं। भाटिया परिवार में तो अब कोई नहीं बचा था। ऐसे में पुलिस वाले इस परिवार के करीबी से जानने वाले लोगों से परिवार की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। कुछ करीबी लोगों की मदद से पुलिस वाले को जानकारी मिलती है कि इस परिवार के 2 सदस्य ऐसे हैं जो इन लोगों के साथ नहीं रहते थे, बल्कि तो वह दोनों अपने अपने परिवार के साथ ही और रहते हैं। भाटिया परिवार से अलग रहने वाले लोगों में से एक थे दिनेश सिंह चूड़ावत। यह नारायणी देवी के सबसे बड़े बेटे थे। जब पूरा परिवार बुरारी में शिफ्ट हो गया था तो दिनेश अपने परिवार के साथ राजस्थान में रहने लगा था। यहाँ यह ठेकेदार के तौर पर काम करता था। परिवार की एक और जीवित सदस्य थी सुजाता नागपाल। यह अपने परिवार के साथ पानीपत में सेटल हो गई थी। पुलिस के द्वारा इन दोनों को भी घटना के बारे में जानकारी दी जाती है और यह लोग भी यहाँ आ जाते हैं। तरह तरह की अफवाहों के बीच पुलिस अपने स्तर से जांच पड़ताल जारी रखते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के अलावा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जाता है, मगर हिरासत में लिए गए किसी भी शख्स से पुलिस को कुछ ठोस जानकारी नहीं मिलती है। आसपास के कुछ लोग यह भी सोचने लगते हैं कि शायद किसी ने पहले सभी को जहर दे दिया और उसके बाद इसे आत्महत्या के रूप देने के लिए सभी को फंदे से लटका दिया। इस शक के पीछे की वजह यह थी कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। इस पर कोई सफाया देने से पहले पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगते हैं कि अगर किसी ने इन लोगों को बेहोश करने की दवा दी होगी या फिर किसी ने जहर दिया होगा, वह बिसरा रिपोर्ट में जरूर आ जाएगा। मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट आता है तो वह डेथ ऑफ नेचर सुसाइड को बताया जाता है, यानी मरने वाले सभी लोगों ने की थी और उनकी मौत फंदे पर झूलने की वजह से हुई थी। मरने वाले 11 लोगों में से 10 के शरीर में किसी भी तरह का जहर नहीं मिलता है। जहर एकमात्र बूढ़ी महिला के शरीर में मिलता है, जिसका शरीर फंदे से नहीं लटक रहा था बल्कि तो वह फर्श पर पड़ी हुई थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी की मौत की वजह बताया जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि आखिर यह कैसे संभव है, परिवार के सभी सदस्य एक साथ फांसी लगा लें। इस बात का जवाब तलाशने के लिए जब पुलिस वाले घर के अंदर छानबीन शुरू करते हैं और शुरुआती के कुछ घंटों में ही छानबीन के अंदर पुलिस वालों को कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं जिससे मौत का कारण धीरे धीरे आईने की तरह साफ होने लगे। पुलिस वालों से पहले मीडिया वाले एक एंगल चलाने लगते हैं कि शायद यह परिवार कोई जादू टोना कर रहा था, इस कारण से सभी की मौत हुई है, क्योंकि घर के बाहरी दीवार पर 11 पाइप बाहर की ओर निकली हुई थी। इनमें से 7 पाइप अलग दिशा में थे जबकि 4 पाइप अलग दिशा में लगाया गया। इत्तेफाक की बात थी कि मरने वाले 11 में से 7 महिला थी और 4 पुरुष थे। पुलिस ने 11 पाइप लगाने के पीछे की वजह समझने के लिए उस मजदूर को ढूंढना शुरू कर दिया जिसने उस पाइप को लगाया था। पुलिस की ओर से कुछ मेहनत के बाद मजदूर मिल जाता है। वह बताता है कि 11 पाइप लगाने के पीछे की वजह पूछने पर मकान मालिकिन ने बताया था, दरअसल ऐसा वेंटिलेशन बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। घर से जुड़ा यह 11 का इत्तेफाक महज घर की दीवार पर लगी 11 पाइप तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि आगे पता चलता है कि घर के आगे जो ग्रिल लगा हुआ था उसमें भी 11 रॉड ही थे। इसके अलावा घर के कई ऐसी चीजें थी जो सिर्फ 11 संख्या को ही इंडिकेट कर रही थी। पुलिस इस 11 के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि पुलिस को सर्च अभियान के पहले ही दिन एक के बाद एक 11 डायरी मिलती है। जब पुलिस वाले ने इन 11 डायरी को खंगालना शुरू करते हैं तो एक के बाद एक सभी सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। शुरू में जो डायरी मिलती है उसमें वह डायरी प्रियंका की थी, जिसमें उसने अपने निजी जीवन का अनुभव लिखे थे। इसके अलावा अपने एक पुराने प्यार का भी जिक्र किया था। कमाल की बात यह थी कि प्रियंका अपने पुराने प्यार को अपनी एक भूल बताते हुए अपनी डायरी में अपनी मामा ललित से माफी मांग रही थी। भला प्रियंका ललित से माफी क्यों मांग रही थी, इसका जवाब पुलिस वालों को आगे डायरी में इन्वेस्टिगेशन
स्टेशन में मिलता है। सभी डायरी की गहराई से जांच करने के बाद पुलिस वालों कुछ बेहद हैरान कर देने वाली खुलासा करते हैं। घर के अंदर मिली डायरी के अनुसार इन सब मौत के पीछे की वजह ललित द्वारा लिखी गई बातें थी और इन सब की शुरुआत होती है 2007 से। अगर आपको याद हो, शुरुआत में हमने आपको बताया कि ललित के पिता की मौत 2007 में होती है। भाटिया परिवार को करीब से जानने वाले लोगों के मुताबिक ललित अपने पिता से बेहद करीब था। जब पिता की मौत होती है तो ललित को बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगता है और वह बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगता है। हालांकि कुछ समय बाद वह नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। डायरी से हुए खुलासे के मुताबिक पिता की मौत के बाद ललित परिवार वालों से कहना शुरू करता है कि पिता की आत्मा उससे बातें करती है। शुरू में ललित की इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, मगर आगे चलकर ललित के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिससे लोग ललित की बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। दरअसल पिता की मौत के बाद ललित के पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन कुछ समय की मेहनत के बाद ललित अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर देता है। लोग इस बात का क्रेडिट ललित को दे रहे थे, मगर ललित सबको बताता है कि दरअसल उसने अपने पिता द्वारा बताई गए तरीके से ही परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर की है। इसके बाद परिवार पर ललित का पकड़ बढ़ जाती है, मगर इसी बीच प्लाईवुड की दुकान में काम करते समय एक हादसा हो जाता है और हादसे में ललित के सर पे गहरी चोट लगती है और अचानक से उसकी आवाज़ गायब हो जाती है। 6 साल तक उसकी आवाज़ गायब हो जाती है, मगर एक दिन ललित बोलना शुरू कर देता है। घर वालों को ललित बताता है कि इसके बोलने के पीछे की वजह उसके पिता ही हैं, जो उसे दर्शन देते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। इन सब घटनाओं के बाद हर कोई ललित की बातों को फॉलो करने लगता है। खुलासे के मुताबिक ललित अक्सर एक विशेष समय पर घर के अंदर रखी डायरी में कुछ लिखता था और पूरे परिवार वालों को उन बातों को फॉलो किया करते थे। ललित के मुताबिक वह बातें वह अपने मन से नहीं लिखा करता था, बल्कि पिता उसे ऐसा करने के लिए कहते थे। परिवार की ही सदस्य प्रियंका की उम्र लगभग 33 साल हो चुकी थी। वह मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। इस पर ललित एक दिन अपनी डायरी में लिखता है, केले के पेड़ की पूजा करो, इसकी शादी हो जाएगी। परिवार वाले ऐसा ही करते हैं और इत्तेफाक से प्रियंका की शादी के लिए अच्छा सा रिश्ता भी मिल जाता है और इस घटना के महज कुछ दिन पहले प्रियंका की एंगेजमेंट भी हो जाती है और दिसंबर में शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। इस परिवार की मौत के बाद प्रियंका का एंगेजमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। इसमें हर कोई डांस करता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद तो परिवार वाले ललित पर आंखें बंद करके भरोसा करना शुरू कर देते हैं। दरअसल ललित घर वालों को बताता है कि परिवार में पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई है जिससे पिता नाराज हैं। अब अगर उन्हें हमें खुश करना तो हमें कुछ विशेष पूजा करनी पड़ेगी। इसके बाद पिता हमें दर्शन देंगे और हम सबको बचा लेंगे। ललित ने परिवार के लोगों को बताया कि अब हम लोगों को एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसे रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच करना होगा। इस पूजा के दौरान सभी के हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। इसके अलावा मुंह पर कपड़ा और कान में रुई डाल दिया जाएगा ताकि तुम लोगों का ध्यान न भटक सके। इसके बाद फिर पिताजी तुम सबको बचा लेंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह सब करने से पहले एक हवन करने का भी सुझाव ललित देता है। पहले तय हो जाता है कि यह क्रिया 30 जून को पूरा की जाएगी, मगर उस दिन घर में कोई मेहमान आ जाता है और यह क्रिया नहीं हो पाती है। मेहमान के चले जाने के बाद अगले ही दिन यानी 1 जुलाई 2018 को रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच परिवार वाले पहले विशेष पूजा करते हैं, क्योंकि यह यज्ञ करने के लिए ललित ने कहा था। और फिर इस यज्ञ के बाद ललित और उसकी पत्नी ने मिलकर सभी के हाथ बांध देते हैं। इन लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5 टेबल भी खरीद ली थी। सीसीटीवी में ही घर के सदस्यों द्वारा ही टेबल और तार खरीद कर लाने की पुष्टि होती है। एक टेबल पर 2-2 लोग खड़े होते हैं और फिर ललित के इशारा करते ही ललित समेत सभी लोग एक साथ फंदे पर झूल जाते हैं। ललित ने सभी को यकीन दिला दिया था कि फंदे पर लटकते ही पिता आकर सभी को बचा लेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है।
और सभी लोग बेमौत मारे जाते हैं। डायरी में लिखी बातों के मुताबिक ललित ने अपनी मां नारायणी देवी को पहले ही जहर देकर मार दिया था, क्योंकि ऐसा करने के लिए पिता ने उसे कहा था। मरने से पहले सभी लोग नारायणी देवी के हाथों से ही रोटी खाते हैं। उन्होंने ये 20 रोटी ऑनलाइन मंगवाई थी। रोटी खाने वाली बात ललित ने डायरी में लिख रखी थी। कुछ लोगों ने शक जताया कि भ्रम फैलाने के लिए किसी और ने यह डायरी घर में रख दी होगी, मगर जब पुलिस ने कुछ राइटिंग विशेषज्ञों और फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली तो यह साफ हो गया कि डायरी ललित नहीं लिखी है, क्योंकि डायरी में लिखी हैंडराइटिंग ललित द्वारा अलग अलग स्थान पर लिखी गई हैंडराइटिंग से हूबहू मैच कर रही। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉक्टर ने खुलासा किया ये पूरा परिवार एक परिवार के मानसिक रोग से पीड़ित हो गया था। मेडिकल टर्म में इसे शेयर्ड डिलन या साइकोसिस कहते हैं। इस स्थिति में परिवार के एक सदस्य को कोई एक भ्रम होता है और वह इस भ्रम का यकीन दूसरे लोगों को भी दिला देता है, फिर सभी भ्रम में जीने लगते हैं। के साथ भी यही चीज हुई। पिता के मौत के बाद वह सदमे में चला गया और बाद में उसे भ्रम होने लगा कि पिता उसे दर्शन देते हैं। फिर जो भी बातें उसके दिमाग में आती थी वह उसके पिता का आदेश मानने लगा और धीरे धीरे इस बात का यकीन उसने पूरे परिवार को दिला दिया और इसी यकीन के भरोसे पूरा परिवार अपने हाथों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 15 साल की युवा से लेकर 80 साल तक की बूढ़ी, किसी ने भी ललित की बातों का जिक्र कभी किसी ने नहीं किया था, क्योंकि ललित ने घर के सभी सदस्य को यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। 9 साल की जाँच के बाद पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। पुलिस ने अपनी फाइल रिपोर्ट में कहा कि सभी लोग ने ललित द्वारा रचित मायावी दुनिया में उलझकर अपने ही हाथों से अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। चलिए अब आपको बताते हैं कि घर की स्थिति अब क्या है। इस परिवार का एक पालतू कुत्ता भी था। जिस रात परिवार के सदस्यों ने मौत के गले लगाया था, उससे पहले ही उन्हीं में से किसी ने कुत्ते को घर के ऊपर छत पर बांध दिया था। पुलिस वालों ने उस कुत्ते को वहां से रेस्क्यू करके एक एनजीओ के हवाले कर दिया था। सब कुछ शांत होने के बाद इस घर की देखभाल शुरू से ही इस घर में काम करने वाला एक व्यक्ति कर रहा था। आगे चलकर 2020 में इस घर में एक परिवार रहने आया, मगर कुछ ही समय बाद वह इस घर को छोड़कर चला गया, क्योंकि उन लोगों ने इस घर के बहुत सारी रातों में अजीब अजीब बातें आती थी। परिवार के जाने के कुछ ही समय बाद यानी 2020 में घर के निचले फ्लोर को मोहन कुमार नाम के व्यक्ति ने किराए पर ले लिया। यहाँ पर वह पूरे परिवार के साथ रहते हैं, जबकि इस घर के ऊपर महले पर अभी भी वही रह रहा है जो इस घर की देखभाल करता था। मोहन कुमार इस घर में रहने के लिए 2020 में 10,000 रुपया प्रति माह किराया देते थे। मोहन कुमार बताते हैं कि उन्हें इस घर में कुछ अजीब नहीं लग रहा है और 4 सालों से वह यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।